पे स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू की जाए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। कोई मुख्य विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सबसे ज़्यादा जानवरों से परेशान है, घर घर में बाघ आ जा रहा है। स्वास्थ्य और सड़क पे विशेष ध्यान दें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव की ये सरगर्मियां उत्तराखंड के पहाड़ को भी तपाने लगी हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट की आज हम बात करेंगे। ये सीट जो क्षेत्र है ये इसलिए भी खास है कि यहाँ से देश को कई सैन्य अधिकारी मिले हैं और तमाम राजनीतिक जो नेता हैं वो भी मिले हैं। अब जितना बड़ा इस सीट का नाम है उतने ही बड़े यहाँ के मुद्दे भी हैं। आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला देहरादून के एडिटर अनूप वाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो ये पौड़ी गढ़वाल सीट है ये किन मायनों में खास है और इसका इतिहास क्या रहा है? देखिए, पौड़ी गढ़वाल जो इसका नाम वैसे गढ़वाल सीट है, गढ़वाल संसदीय सीट इसे बोलते हैं। और स्वतंत्रता जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव जब शुरू हुए तो शुरुआत से ही इस सीट का अस्तित्व है। पहले इस सीट पे बिजनौर का इलाका भी आता था, लेकिन अब ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय सीट है। इसका जो भौगोलिक स्वरूप अगर आप देखें तो भौगोलिक स्वरूप भी इसका पूरा पर्वतीय है। छोटा सा हिस्सा इसका एक मैदानी हिस्सा है। इतिहास की बात करें तो 1951 से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार इसमें चुनाव हो रहे हैं। कुछ बाई इलेक्शन भी हुए हैं, उपचुनाव भी हुए हैं और 1989 तक यानी कि 90 के दशक तक इस सीट पर सामान्य रूप से देखा जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। उसके बाद 90 के दशक के बाद 1991 से जो चुनाव शुरू हुए उसमें भाजपा का पलड़ा भारी रहा और भाजपा केवल 2 या 3 चुनाव इसमें हारी है, बाकी सारे चुनाव उसने जीते हैं। पिछले 2 चुनाव लगातार भाजपा जीतती भी आ रही है इस सीट से। तो राकेश जी, ऐसा नहीं लगता कि इसमें एक इस तरीके के लोग हैं यहाँ पे जो पूरा अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस रही, उसके बाद अब बीजेपी की बात है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास की बात है कि एक अगर आदमी को जिम्मेदारी दी, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना तो उसको मजबूती से एक अधिकार दिया कि वो लंबे समय तक काम करे। ये बात बिल्कुल सही है और ये केवल गढ़वाल सीट का ही मिजाज नहीं है। उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उसमें से 4 सीटों का ये मिजाज रहा है कि उस पर जो है उसने मौका दिया है अपने जिस जनप्रतिनिधि को उसने एक बार जिस पार्टी पर उसने एक बार भरोसा जताया तो उसको मौका दिया कि वो उनके जो सरोकार हैं उन मुद्दों को उठाएं, उन पर बात करें या उनके विकास की बात करें। और जब उनको ये लगा कि 2 या 3 बार या 4 बार उन्होंने मौका दिया और वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने अपना मन बदला। तो इस सीट पर बदलाव भी दिखा है। सर, नई सरकार से हमें ये उम्मीद रहेगी कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट हमारा जो पहाड़ी उत्तराखंड जो राज्य है कि जहाँ सड़कें न हैं वहाँ सड़कें पहुँचाई जाए, जो दूर मेरा क्षेत्र हैं वहाँ पे सड़कें पहुँचाई जाए। जो स्वास्थ्य से संबंधित है, कई लोग पगडंडियों से जब अधिक बीमार हो जाते हैं पगडंडी से लेना पड़ता है, तो इन जगह सड़कें पहुँचाई जाए, स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाए, ऐसे में नई सरकार से उम्मीद रही है। सर, इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही नए प्रत्याशी उतारे हैं। अनिल बलूनी इस पर लड़ रहे हैं, गणेश गोदियाल इस पर लड़ रहे हैं, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए पौड़ी सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इस बार का चुनाव रोचक भी अगर देखा जाए उत्तराखंड में, जहाँ पे एक भिड़ता हुआ चुनाव या एक लड़ता हुआ चुनाव दिखाई पड़ रहा है, जो हलचल दिखाई पड़ रही है यहाँ से लेकर दिल्ली तक में भी जो चर्चा है या जहाँ पे भी राज्य में पूरे है, तो पौड़ी सीट को लेके बहुत हमको लगता है कि एक ठीक चुनाव जैसा चुनाव की तरह दिखाई पड़ रहा है। और दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने भी युवा प्रत्याशी उतारा और अनिल बलूनी जी भी युवा हैं। अनिल बलूनी जी के साथ खासियत है कि वो 5 साल राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और राज्यसभा का उनके पास एक कामकाज का एक ब्यौरा है उनके पास कि उन्होंने राज्यसभा के सांसद के नाते जो है और उनका भी काम का जो तरीका रहा वो कहीं उनके भी फोकस में बात थी कि आगे हमको पौड़ी पे आना है या लोकसभा में आना है या विधानसभा में आना है या राज्य की राजनीति से सीधे तौर पर जुड़ना है। तो उनके जो कामों का अगर लिस्ट उठाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में ये पौड़ी से संबंधित जो कामकाज उनके हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए कि वो एक सदन को एक प्रतिनिधित्व करके आए हैं, तो उनके लिए एक चीज़ें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखती हैं। गणेश गोदियाल की भी बात करें तो गणेश गोदियाल के पास भी एक ठीक ठाक, दोनों लोग युवा हैं, दोनों लोग ठीक ठाक उम्मीदवार दोनों पार्टियों में। गणेश गोदियाल के साथ प्लस क्या है कि वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, तो उन्हें एक चीज़ की नब्ज पता है और जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं गणेश गोदियाल, उस क्षेत्र के दोनों लोग उसी क्षेत्र के हैं। बट गणेश गोदियाल के साथ क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने पूरे
जो छोटे छोटे मंडल से लेके और जिलों की तक है, जो संगठन का काम था उस काम को देखा है बहुत बारीकी से। तो उनके साथ एक ये प्लस पॉइंट है। विधानसभा में भी रहे गणेश गुदियाल और पिछला चुनाव वो बहुत मामूली अंतर से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उनको ये भी लगता है कि नहीं, ये क्षेत्र की जनता जो है उनके साथ इस बात पे खड़ी होगी। कहीं ना कहीं एक सिंपैथी उनके गेन करने की बात है। बट दोनों ही रोचक चुनाव में और मजबूत स्थितियों से दोनों अपने अपने दावों को और चीज़ों को रख रहे हैं। तो ये 19 तारीख को ही पता चलेगा कि मतदाता जो है पौड़ी का वो किस तरह से किसको अपने साथ आत्मसात करता है। सर मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है हमारे स्वास्थ्य का। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं हैं। छोटी मोटी बीमारी के लिए भी हमें श्रीनगर देहरादून का रुख करना पड़ रहा है, जिसमें काफ़ी खर्चा और समय भी लग जाता है। कभी अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो सीधे भागना पड़ता है। तो सबसे मेन तो यही है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ सुचारू की जाएँ और अच्छे डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएँ। शिक्षा और स्वास्थ्य और ये गैस आदि विषयों पर सरकारों का ध्यान होना चाहिए। हमने देवप्रयाग विधानसभा में सब प्रकार की सरकारें देख ली, कांग्रेस, बीजेपी और यूकेडी के विधायक को भी हमने यहाँ से जिताकर भेजा, किंतु शिक्षा के प्रति सभी लोग बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है। हाँ, वोट के लिए यहाँ देवप्रयाग में आ जाते हैं और हमें बिल्कुल मूर्ख बना करके चले जाते हैं। हमारी मजबूरी है, हमने किसी न किसी को अपना मत प्रदान करना है। ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कि अपने मत को हम किसी न किसी को दें। किंतु ये जितने भी आज तक उम्मीदवार बने हैं, इसमें कोई भी सक्षम नहीं है कि जिसने देवप्रयाग के विकास के लिए कोई ऐसा कार्य किया हो कि यहाँ पर शिक्षा में सुधार किया गया हो। अनेक स्कूलें हैं लेकिन टीचर नहीं है। स्कूल खाली मंदिरों की तरह खड़ा करने के लिए नहीं होती हैं। यहाँ पर उन विद्यालयों में शिक्षक बाबू 4th क्लास, इस पर किसी का हाँ शिक्षा अच्छी हो गई, कहाँ अच्छी हो गई, कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर स्वास्थ्य है। हमें छोटे से उपचार के लिए भी या तो श्रीनगर की तरफ दौड़ना पड़ता है, यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि। जहाँ की कोई गरीब है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये सरकार इस संबंध में सोचती है? या गैस सिलेंडर है, यहाँ पर गैस गोदाम नहीं है। यदि श्रीनगर से गैस सप्लाई अवरुद्ध हो जाए या रोड टूटी हुई हो तो यहाँ पर गैस भरने की कितनी बड़ी दिक्कत है। किसी भी विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, बातें बड़ी बड़ी सभी करते हैं, पहले वाले भी और आज के वाले भी, किंतु यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है। हमारी सरकारों से यह निवेदन है कि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर असुविधा न हो। 13 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें यूकेडी और बसपा ने भी यहाँ से प्रत्याशियों को उतारा है, तो ऐसे कैसे देखिए, यूकेडी की बात करें तो यूकेडी क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, उसका अपना एक वजूद है यहाँ पे। बट एक छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स से बाहर निकल के उसको जब तक नहीं देखेगी तब तक ये नहीं कह सकते कि वो फाइट में है। यही हाल बसपा के साथ ही है। बसपा का अपना एक वोट बैंक है पौड़ी में, एक बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा, कुछ परसेंटेज में है वोट। बट वो वोट जिता सकने की स्थिति में किसी को या किसी को हरा सकने की स्थिति में नहीं है। हाँ, उस वोट बैंक का किस पे असर पड़ेगा, वो वोट बैंक जो होगा या उनके जो अपने मतदाता होंगे जो बसपा की ओर आकर्षित होंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है या उसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो वोट होगा वो किसी का वोट काटेगा। अगर बसपा का कैंडिडेट यहाँ से नहीं होता, अच्छा लोकसभा का चुनाव है या राज्यसभा का चुनाव है, या किसी पार्टी को आप रोक नहीं सकते, इंडिपेंडेंट तमाम लड़ते हैं, किसी को 400-500 वोट मिलते हैं। बट वो 400-500 वोट ये साबित नहीं करते कि वो मुकाबले में त्रिकोणीय हो गया या चतुष्कोणीय हो गया या सारे के सारे 18 के या 14 कैंडिडेट जो है सब के सब लड़ रहे हैं और खूब अच्छा लड़ रहे हैं। लड़ती 2 ही पार्टी हैं उत्तराखंड के, जो यहाँ का इतिहास रहा है कि आमने सामने पे वोट करने का आदमी फोकस रहता है यहाँ का। तो 2 पार्टियों में ही फैसला होता है, चाहे कांग्रेस पे जाए चाहे बीजेपी पे जाए। ये एक मिजाज है। क्षेत्रीय दल के नाते यूकेडी ने अच्छा काम किया। यूकेडी ने मुद्दे उठाए, यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्थानीय लोग भी जुड़े हैं और लोगों की सिंपैथी भी है। बट कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य में देखें, उनको कहीं लगता है कि नहीं, कोई ऐसा दल या ऐसी पार्टी या ऐसा प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए जो बड़े पैमाने पर हमारी बात जानता है।
यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था, खास व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। हर साल जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो बड़े लेवल पर हों चाहे छोटे लेवल पे हों, जनता को हमेशा यही विश्वास दिलाया जाता है कि यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खोला जाएगा, सेंट्रल स्कूल खुल ही जाएगा, अगले साल खुल ही जाएगा। लेकिन आज तक काफ़ी सालों से हम ये सिर्फ सुनते ही चले आ रहे हैं और चुनाव के बाद ये बात शांत हो जाती है। दूसरा यहाँ का मुख्य जो कारण है वो बंदरों का आतंक, क्योंकि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, चाहे अन्य सामान लेने भी बाजार जाते हैं, तो बंदरों का आतंक इतना है कि स्कूटी में तक वो लोगों को घायल कर जाते हैं, जो कि एक मुख्य यहाँ की समस्या बनी हुई है आम जनता का। तो इसका भी निवारण होना चाहिए। और तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि नरेंद्र नगर में अस्पताल के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन कोई मुख्य विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये एक यात्रा रूट भी है। तो हर साल यहाँ से लाखों यात्री यहाँ से यात्रा करने जाते हैं। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई घटना ऐसी हो जाए, उसके लिए यहाँ पर उस रूप में उपचार नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी हम सभी की ये मांग रहे कि यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर जो स्टाफ है वो उपलब्ध हो और किसी को अन्य जगह न जाकर यहाँ पर युवा प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इसमें नयापन अगर आप कहने की बात का मतलब हमको लगता है कि आप जानना चाह रहे हैं कि इसमें नया क्या है। इस बार पहली बार हमको लगता है ऐसा हुआ कि पौड़ी में दोनों प्रत्याशी जो है, अगर कास्ट की बात करें, लोग कहते हैं कि नहीं जात पात नहीं होता है, धर्म की बात नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में इन सब बातों को भी देखा जाता है। और खास करके उत्तराखंड में जो दो फैक्टर होते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर वाले, तो इस बार पौड़ी सीट पे दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण हैं। तो जो ब्राह्मण मतदाता हैं या जो उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं या उस तरीके से मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक दिक्कत होने वाली है कि किस चेहरे को या किस व्यक्ति को या किस गोत्र को या किस पंथ को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये अपने आप में एक रोचक बात होगी। हालांकि ये बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत लोग अब मुद्दों पे बात करते हैं, लोग विकास पे बात करते हैं और भी तमाम चीज़ों पे वोट पड़ता है। बट ये जो एक बात है, कहीं ना कहीं अभी भी अपने देश में जाति जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं, तो दोनों ही ब्राह्मण हैं, गढ़वाली ब्राह्मण दोनों से परिवारों से आते हैं, तो ये भी एक रोचक सी बात भी कह सकते हैं। और ये जो वोटों को बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, ये भी बहुत देखने में रोचक होगा। आने वाली जो सरकार जो बनेगी उससे जनपद चमोली की अगर बात करें तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकारें जो दूरस्थ क्षेत्र में हैं उन पे स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करें, ताकि लोगों को गांव-गांव में इलाज मिल पाए और जो सड़क की कनेक्टिविटी है उसको गांव-गांव तक पहुंचाए, क्योंकि जो बुजुर्ग और जो बीमार हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अस्पताल तक पहुँचाने के लिए एक सुविधा बनी रहे। क्योंकि इससे पहले देखा गया कि कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी गांव-गांव नहीं पहुंची हैं। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य और सड़क पे विशेष ध्यान दें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। अच्छा सर, अब इस सीट के हम मुद्दों की बात अगर करें तो मुद्दों में यहाँ पर पलायन और आपदा सबसे बड़े मुद्दों में शामिल है। तो कैसे सर, इसमें क्या क्या और है? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव के मुद्दों के सवाल हैं, तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, वो इन जो जनता के जो मुद्दे हैं उनकी बात शायद नहीं हो रही है। एक पार्टी का कैंडिडेट ये कह रहा है कि हमारी सरकार ने ये विकास किया है, हमने इतनी योजनाओं को और इतने लाख करोड़ की हमने योजनाएं उत्तराखंड में ला दी हैं। दूसरे प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया और लोगों को ठगा, जो भी है वो। मतलब एक तरफ अपने उपलब्धियों की बात हो रही है, दूसरी तरफ उस उपलब्धियों को खारिज करने की बात हो रही है। लेकिन जो गढ़वाल का जो मतदाता है उसके जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक पलायन का मुद्दा है। पलायन अगर देखा जाए तो गढ़वाल की एक पहचान भी है, क्योंकि अगर हमारे नेता या हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं अगर वो देश से बाहर नहीं जाएंगे तो इस पौड़ी का नाम नहीं आएगा कि पहला CDS पौड़ी से ही है। या आज हमारे जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, जो अजीत डोभाल, ये बहुत बड़ा नाम है, वो पौड़ी से ही है। पौड़ी का सम्मान बढ़ता है उससे। लेकिन ये एक सकारात्मक पलायन है। लेकिन नकारात्मक पलायन इस रूप में देखा जा रहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, वहाँ खेती नहीं हो पा रही है। तो खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा जो उसका भूभाग है वो वन्य भूमि है। वहाँ जो भी काम होते हैं उसमें वन संरक्षण अधिनियम जो है वो आड़े आ जाता है। लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते, खेती बाड़ी करते हैं तो वन्य जीव संघर्ष जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। गढ़वाल में सबसे बड़ी परेशानी है। आप देखिए कि 2011 की जनगणना हुई, उसमें राज्य के 2 ऐसे जिले थे जहां पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई। उसमें एक गढ़वाल भी है, पौड़ी जिला भी। तो पौड़ी जिले की पॉपुलेशन कम हुई। तो
पॉपुलेशन कम हुई इसका मतलब वहाँ लोगों का पलायन हुआ, लोग काम धंधे की तलाश में अपने गांव छोड़कर चले गए। तो पहला मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो इस गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में है वो है आपदा का मुद्दा। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जोशीमठ का मामला सामने आया था। भारत सरकार ने उसके लिए 1800 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी घोषित किया है कि वो उसका पुनर्निर्माण हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे अभी भी पौड़ी संसदीय क्षेत्र में ऐसे नगर हैं या ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर ये समस्या है। वहाँ भू धसाव की समस्या रहती है, भूस्खलन की समस्या रहती है। तो ये सतत जो है समस्या है, इसका समाधान भी लोग चाहते हैं कि इनका समाधान हो। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी का है। अभी हमारी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उसका निर्माण अब आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले 2027 तक या 2026 तक रेल कर्णप्रयाग तक पहुंच भी जाए। लेकिन केवल यहीं तक नहीं, अभी हमारी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। भारत सरकार ने खुद कमिटमेंट किया है कि हम चारों धामों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दोनों के दोनों इस संसदीय क्षेत्र में हैं। तो क्या वहाँ तक रेल पहुँच पाएगी? लोगों का एक सवाल ये भी है। लोग ये भी जानना चाहते हैं, अपने जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या रेल कनेक्टिविटी हो पाएगी। तो एक कनेक्टिविटी का सवाल है। एक बहुत बड़ा एक इशू भी है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि जो गढ़वाल है और कुमाऊं है, इसको जोड़ने वाली एक सड़क लंबे समय से लाल ढंग चिल्लर खाल रोड, ये भारत सरकार में ये प्रस्ताव पेंडिंग है। केंद्रीय वन मंत्रालय में ये लंबे समय से पेंडिंग है, ये मामला लंबित है। और राज्य सरकार चाहती है कि अगर यहाँ सड़क बन जाए तो हमारे जो उत्तराखंड का जो खास तौर पर जो गढ़वाल का जो व्यक्ति है वो कुमाऊं तक यात्रा कर सकता है और उसको बहुत कम समय लगेगा। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव क्षेत्र का। नई सरकार से ये उम्मीद करना चाहते हैं, जैसे गाँव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन हो रहे हैं। जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा भय बना हुआ गाँव में, जैसे बंदरों से है, सुअर है, सब जो गोरे है वो सब सुअर खा दे रहे हैं। तो सरकार से ये उम्मीद करे जो भी सरकार नहीं बने वो अच्छा काम करे और ये गाँव के जो है किसी संबंध जो हमारे यहाँ का है इस गढ़वाल को बचा दे। यहाँ सबसे ज़्यादा जानवरों से परेशान है। घर घर में बाघ आ जा रहा है, दिन दहाड़े श्रीनगर की आप घटना दिख रहे होंगे, हर जगह की यही हाल हो रही। तो वैसा सरकार से यही उम्मीद है हमारी, और कि जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस की आए। सर, कई जल विद्युत परियोजनाएं भी इस क्षेत्र में चल रही हैं जो अभी मतलब अधर में हैं, तो ये कैसे? देखिए, जल विद्युत परियोजना और जो है वो भारत सरकार 23 ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिसमें से आधी जो है गंगा के जो बेसिन है, गंगा की जो सहायक नदियाँ उन पर प्रस्तावित हैं। और ये पर्यावरणीय, वही मैं बोल रहा हूँ कि वन एवं पर्यावरण का जो मसला है उसके कारण जो है भारत सरकार में लटकी है। इन परियोजनाओं के बनने से उत्तराखंड को कम से कम 6000 मेगावाट बिजली मिल सकती है। और ये अगर 6000 इतनी ही बिजली राज्य सरकार को खरीदनी पड़ती है दूसरे राज्यों से, केंद्र सरकार से। अगर ये बिजली हमें मिल जाती है तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिजली में। तो ऊर्जा राज्य जिसे हम बोलते हैं कि ऊर्जा राज्य बनेगा। लेकिन ऊर्जा राज्य की राह में सबसे बड़ी अड़चन यही है कि हमारी जल विद्युत परियोजनाएं लटकी हुई हैं, केंद्र सरकार में वो लंबित हैं। भारत सरकार इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं लोग कि जो जनप्रतिनिधि हम यहाँ से चुनकर जाएंगे, क्या वो जल विद्युत परियोजनाओं की आवाज़ भी बुलंद करेंगे। तो ये थी पौड़ी गढ़वाल सीट के बारे में कुछ खास जानकारियां। और अब उत्तराखंड की जो पौड़ी सीट है, इस पर 13 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अब ये 4 जून को ही पता लगेगा कि जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।